क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो सिलेबस हमको पढ़ने के लिए सरकार ने निर्धारित किया है उसके हिसाब से हम लोग इसमें चल रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग इन सारे क्लासेस से ढेर से लाभान्वित हो रहे होंगे। हमने ढेर सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, ढेर सारे वीडियो हमने भेजे हैं। पूरी जीओसी का हमने वीडियो भेजा था, उम्मीद है आप लोग उसको पढ़े होंगे, समझ पाए होंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आपने बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाया होगा। अब आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, पिछले क्लास में क्लास 11 में जो रिडॉक्स रिएक्शन थी वही इसकी भूमिका थी, वहां बताया गया था आपको। तो आप लोग एक काम आप कर सकें तो कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी कक्षा 11 की किताब में मिल जाएगी आपको, हम भी यहाँ से भेज देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। उसका उपयोग कैसे करना है सारी बात आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो सीधे आते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन है क्या। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है। इसके सारे उदाहरण आपको आसपास दिख रहे हैं। जैसे हम जानते हैं हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में बैटरी लगी है, आप जानते हैं। तो बैटरी किस तरह से काम कर रही है, क्या उसकी बनावट है, कैसे चार्ज होती है, कैसे डिस्चार्ज होती है, ये सब अपने इस टॉपिक का विषय है। हमारे घरों में इन्वर्टर लगा है, बैटरी लगी है, सब लोगों को पता है। पूरा की पूरी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। जहां पर भी आपको बैटरी या सेल सब दिखाई पड़े, समझ जाना कि वहां पर अपने इस टॉपिक का विषय है। वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी कैसे बनती है, सारा जो है इसी का है सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से आप सब लोग जानते हैं आजकल तमाम ऐसे आभूषण हैं जो महिलाएं पहनती हैं, पुरुष पहनते हैं, जो सोने के नहीं बने होते हैं, होते तो तांबे या पीतल के होते हैं, लेकिन उस पर सोने की जो होती है परत चढ़ा दिया जाती, मुलम्मा चढ़ा दिया जाए। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टेक्निक है जिससे हम एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का हम वहां पर लेपन कर देते हैं, उसकी परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जिससे कि लगता है कि तांबा भी सोना हो गया या दूसरी धातु भी चमकने लग जाती है। तो इस प्रकार से आपने सबने देखा है, रोल्ड गोल्ड जिसको आजकल कहा जाता है। तमाम ऐसे अच्छे अच्छे आभूषण बन रहे हैं, महिलाएं पहन रही है, पुरुष पहन रहे हैं, चेन है, कंगन है, जितने भी आभूषण सब आप जानते हैं। लगता है कि सोने का है और सोने का होता नहीं है, आप जानते ही हैं, लेकिन सोने जैसी चमक होती है उसकी भी। वो सब इसी आपके विषय का अध्ययन का वो भी विषय बनता है, वो भी यहाँ पर देखा जाए कैसे वो सब किया जाता है। और इस सबसे बड़ी बात जो हर आदमी ने देखा है, जंग लगना, मूर्छा लगना, सब लोग जानते हैं। अगर हम लोहे को बाहर रख दें, कितना भी बढ़िया साफ सुथरा आपका लोहा हो, आप बाहर रख दीजिए, अगर वो जल के और वायु के संपर्क में आएगा तो जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, इसको हम क्षरण कहते हैं। वो भी हमारे इसी सब्जेक्ट का विषय है। तो इस तरह से हम सारे उदाहरण देख रहे हैं। हम बैटरी जानते हैं, मोबाइल की बैटरी हो गई, घर में इन्वर्टर की बैटरी हो गई, गाड़ियों की बैटरी हो गई, सब लोग हम लोग जानते हैं, सब लोग देखे हैं खुद ही। हम लोगों ने सब रोल्ड गोल्ड के गहने देखे हैं, चेन देखी है, अंगूठी देखी है, नाक में बाली क्या जो भी होता है महिलाएं पहनती हैं, कहाँ कहाँ पहनती है आप जानते हैं, वो हम सब लोगों ने देखे हैं। जंग लगना हम सब लोगों ने देखा है। ये पूरा विषय अपना बिल्कुल प्रैक्टिकल आप सबके सामने है विद्युत रसायन का। तो अब देखो विद्युत रसायन है क्या, देखिए जरा सा। वह विषय, ध्यान दीजिए, वह विषय, वह टॉपिक जो क्या अध्ययन करता है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करा के और क्या करेंगे, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देंगे। ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया से, जैसे मैं इसको बोर्ड पर लिखूं कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से क्या कर देंगे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पैदा करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये यानी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है और इसी प्रकार से विद्युत खर्च करके रासायनिक अभिक्रिया भी कराई जा सकती है। ये ध्यान देना, हमने कहा रासायनिक अभिक्रियाएं कराने, जो स्वतः रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो नेचर के कारण होती हैं, उनके अपने गुण के कारण होती हैं, हम सब देखेंगे आगे चल करके। तो ये वैद्युत रसायन क्या कहेंगे, तो वैद्युत रसायन हमारे रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो रासायनिक अभिक्रियाओं और विद्युत के बीच के रिलेशन का स्टडी करता है, क्या कर सकते हैं आप, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से वैद्युत शक्ति के निर्माण तथा वैद्युत शक्ति के व्यय द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के होने का अध्ययन किया जाता है। तो नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो से समझ लो इलेक्ट्रॉन, और केमिस्ट्री आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं। तो इस तरह से समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से
क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और इसी प्रकार विद्युत शक्ति का उपयोग करके हम रासायनिक अभिक्रियाएं भी करा पाएंगे। तो इस तरह के संबंध का हम अध्ययन या अपने इस टॉपिक में करेंगे। अब देखिए एक मुख्य बात जो आपको समझना है वो क्या है, एक शब्द है इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है, जरा बात समझिए कि वे सारी अभिक्रियाएं जो बिना ऊर्जा व्यय के संपन्न होती हैं, जो बिना ऊर्जा खर्च किए होती हैं, उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्वतः स्फूर्त अभिक्रिया किसे कहा जाएगा, तो वे सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संचालित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बिना ऊर्जा व्यय के संपन्न होती उसे कहते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जिन अभिक्रियाओं के कराने के लिए, जिन क्रियाओं के कराने के लिए ऊर्जा देना पड़ता हो उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो शॉर्ट में कहें तो बिना ऊर्जा व्यय के होने वाली अभिक्रियाएं और जो प्रक्रम होते हैं वो स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। और ऊर्जा दे करके अगर कोई प्रक्रम संपन्न कराया जाता है या किसी प्रक्रम के किसी रिएक्शन के संपादित होने में अगर ऊर्जा व्यय होती है तो उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम या रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, याद करिए हम लोग कक्षा 11 में पढ़े थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे पीरियाडिक प्रॉपर्टी, ठीक, तत्वों के हम लोग पढ़े थे आवर्ती गुणधर्म, तो उसमें एक आयनन विभव शब्द आया था, आयनन विभव याद करिए। वहां पर हम लोग ने उसको कहा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव हमने कहा था इसको। ये शब्द जरा ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया था कि जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि हमारा कोई परमाणु है, उसका मान लीजिए नाभिक हो गया, उसमें धनात्मक प्रोटॉन आप जानते हैं और बाहर आप जानते हैं निश्चित संख्या में यहाँ पे कोश होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात सब हम लोग बहुत पहले जानते हैं। बाहरी कोश को हम सब लोग जानते हैं, इसे हम संयोजी कोश कहते हैं। तो आप जानते हैं कि इस बाहरी कोश के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यानी संयोजी कोश के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ती है। अपने आप नहीं निकलेगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा है, तो इसलिए इसको निकालने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। और जो ऊर्जा देनी पड़ती है इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी का नाम होता है आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम सब लोग जानते हैं। और इसी को शॉर्ट में आकर हमने आईपी लिखा था, ये तो आपका आईपी है। इसको हमने एक बात और ऐसे कहा था, जल्दी मैं कर रहा हूं क्योंकि सब पहले हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें बस खाली समराइज कर दूं, रिवाइज करा दूं ताकि आपको सारी बातें याद आ जाएं, क्योंकि इनकी यहाँ पर जरूरत है। तो हमने एक बात और आपसे कहा था कि किसी भी विलगित मतलब बिल्कुल अकेला, कोई संपर्क नहीं है, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा अपने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसी को हमने आयन विभव नाम दिया था, याद करिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप जो है वो आयन विभव होता है। यानी मतलब ये हुआ कि कौन परमाणु कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना त्यागता है, इसी का जो मापन है आयन विभव के माध्यम से किया जाता है। और उसमें मैंने एक बात आपको और बताया था कि जिन परमाणुओं का आयन विभव का मान कम होता है उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो आयनाइजेशन विभव के क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी आयनाइजेशन विभव का मान अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी। और धातुओं में याद करिए हम लोगों ने पढ़ा है कि धातुओं का आयन विभव का मान बहुत ही कम होता है, यानी धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन अपना त्यागना चाहती हैं। और इस तरह से धातुओं के संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। उसके लिए आपको ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सामान्य ताप और दाब पर ही उसको उतनी ऊर्जा मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास ये सोडियम है ये, और मान लो गैसीय अवस्था में ये गया, और इसमें से आप क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम सब लोग जानते हैं इस पर एक धनावेश आ जाएगा, तो यह आपका सोडियम धनायन में बदल जाएगा। और सोडियम और बाकी अन्य धातुओं की एक प्रवृत्ति होती है कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धातुओं में
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ऐसा आप जानते हैं क्यों होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ये सोडियम त्यागेगा तुरंत इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निष्क्रिय गैस किसके जैसा, नियॉन जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं 2, 8 और 1 होता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Na+ होगा, तुरंत इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, तो आप जानते हैं कि नोबल गैसेस के होते हैं, और ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद आपका जो धातु परमाणु है वो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, और ऐसा अगर होता है तो इसे करना चाहेगा। तो हम एक लाइन में ये बात कह सकते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यानी धातुओं का इलेक्ट्रॉन त्याग क्या है, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इसी को ध्यान में रख करके और हम आगे की बात आसानी से कर पाएंगे। तो अब जरा देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं कहूं कि हमने यहां पर मान लीजिए कोई हमने बर्तन लिया, और ऐसा बर्तन लिया जो जिसमें लो ग्लास का हो, शीशे का हो, कांच का हो। इसमें मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि मैंने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। सब लोग जानते हैं कॉपर टूथिया जो कहा जाता है, हरे रंग का होता है, इसका विलयन डाल दिया। और इसी में मान लीजिए हम क्या कर दें, इसी में हम यहाँ पर मान लो जस्ते की एक छड़ डाल दें। इस तरह से हम यहाँ पर इसी विलयन के अंदर हम क्या कर दें, कॉपर सल्फेट नहीं बल्कि जिंक सल्फेट रखिए यहाँ पर, कि मान लीजिए हम यहाँ पर जिंक सल्फेट का एक विलयन लिया। आप चाहे तो कॉपर सल्फेट ले सकते थे, कोई गलत नहीं था, लेकिन हम जो आपकी किताब में वही मैं ले रहा हूँ, शुरुआत से यहीं से हुई थी। तो इसमें हमने जिंक सल्फेट लिया और इसमें मान लीजिए हमने इसमें यहाँ पर एक जस्ते की छड़ हमने इसमें डाल दिया। ये जस्ते की छड़ हो गई इस तरह से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जिंक सल्फेट का विलयन है, और इसमें हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे जस्ते की छड़ जिंक की राड हमने डाल दिया है। ये काम हुआ। अच्छा, अब हमने आपसे कहा था कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति होती है, तो होगा क्या, जरा देखिए। दो बातें ध्यान देना है कि जो आपका जिंक राड है, जो जिंक परमाणु के मिलने से बना है, वो क्या करेगा, तो आप जानते हैं कि जिंक भी एक धातु है, और धातु में आप जानते हैं कि उनकी एक सहज प्रकृति और प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग की। तो जिंक क्या करेगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, जिंक क्या करेगा, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद आप जानते हैं कि जिंक पर यहाँ पर धन 2 आवेश आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया जिंक में स्वतः होगी, अपने आप होगी। ठीक, हम सब लोग पढ़े हैं कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सब लोग याद होना चाहिए कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हुआ। ये हम लोग साफ साफ देख रहे हैं। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जस्ते की जो छड़ है वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी गई है, और आप जानते हैं जिंक सल्फेट क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, ये बात हमको नहीं भूलना है। आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जब वो जल में घोले जाते हैं, जब जल के संपर्क में आते हैं तो विपरीत प्रकार के आयनों में टूट जाते हैं। तो जो जिंक सल्फेट आपका है टूट जाएगा किसमें, ये टूट जाएगा Zn++ और सल्फेट आयन, इसमें टूट जाएगा। तो जो जिंक सल्फेट आपने यहाँ पे विलयन बना के रखा हुआ है वास्तव में जिंक सल्फेट के रूप में नहीं होगा, बल्कि ये जिंक++ और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। ये बात यहाँ पर होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिंक सल्फेट इस तरह से टूट जाएगा, और यहाँ पर जिंक के परमाणु के साथ ऐसा होगा। अब देखिए, जिंक के परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो याद रखिए, और क्या करेंगे, वो बदल जाएंगे, Zn+ में बदल जाएंगे, ऐसा होगा। इस हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को आप देख रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों को जिंक प्लस ग्रहण भी कर सकता है। तो छोटी सी एक बात दिखाई पड़ रही है कि हाँ, जो जिंक की जो राड है वो जिंक परमाणुओं के मिलने से बनी है, और वो परमाणु इस प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आप देख रहे हैं कि विलयन के अंदर, यहाँ पर विलयन के अंदर आप देख रहे हैं कि जो जिंक सल्फेट भरा हुआ उसके पास यहाँ पर जिंक प्लस है, ये है, और साथ में इनके त्याग द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के त्याग द्वारा भी यहाँ पर प्लस आयन बन रहा है। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो इसके साथ जा सकते हैं या इनके साथ जा सकते हैं।
तो हमको एक बात बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है कि इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दिख रहा है कि जो यहाँ पर धातु की जो छड़ है उसमें जो धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक प्लस प्लस द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर होता है। और याद करिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शुरू से ही कि विद्युत धारा होती क्या है, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पे निश्चित रूप से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती होगी। ठीक, ये बात यहाँ पर होगी। लेकिन यह विद्युत धारा अत्यंत क्षीण होगी, अत्यंत दुर्बल होगी, अत्यंत कम होगी और हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो अब बाद में ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग असल में गैल्वानी और वोल्टा दो वैज्ञानिक हुए, गैल्वानी एंड वोल्टा, ये नाम याद रखिएगा। इसके बहुत बड़े वो लोग साइंटिस्ट हैं, गैल्वानी एंड वोल्टा, ये दो वैज्ञानिक हैं, भौतिक विज्ञानी लोग हैं। तो इन लोगों ने इस बात का अध्ययन किया कि अगर धातु के छड़ को हम उसके किसी साल्ट के सोल्यूशन में डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो होगा, लेकिन देख रहे हैं कि चूंकि धातु की छड़ और ये जो विलयन है बिल्कुल संपर्क में है, पास पास में है, तो यहाँ पे दूरी बड़ी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पर्याप्त दूरी तक नहीं हो रहा है और इसीलिए जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है बहुत ही कम शक्ति की, किसी काम की नहीं है। फिर उन लोगों ने बुद्धि क्या लगाया कि अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का दाता और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला जो है, अगर थोड़े दूर दूर लगा दिए जाए, अलग अलग पात्रों में रख दिया जाए, जैसे मान लिया आपने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए और इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला मान लो हम बगल में कहीं कुछ रख दें, तो उस समय इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए वहां पर स्पेस मिलेगा और उस समय जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी उस विद्युत धारा का उपयोग हम अपने काम में कर सकते हैं। और यहीं से सेल की जो युक्ति है उसका सिद्धांत सामने आता है। तो बात हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। यही याद रखिएगा, जिंक सल्फेट का विलयन और जस्ते की छड़, इसमें डुबो दिया गया था। अब मैं एक शब्द आपको बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। यहां देख रहे हैं एक बर्तन है, इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है और उसमें धातु की जिंक की छड़ डुबोई गई है। तो याद रखिए, ये जो इतना हिस्सा दिखाई पड़ रहा है कि जिंक सल्फेट यानी एक आयनिक पदार्थ का विलयन और उसमें धातु की छड़, ये जो डुबोया गया है, तो इतने को ही हम कहते हैं हाफ सेल, वही आधा सेल है। ध्यान दीजिए, ये हाफ सेल है, यही हाफ सेल है, आधा सेल हो गया। ठीक, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसी को हम लोग और नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोड। ये दो शब्द आप ढंग से याद रखिए। तो अभी हमने क्या कहा, अभी आधा सेल केवल है, परिभाषा क्या होगी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी आयनिक यौगिक के विलयन में डुबोया जाता है तो उससे जिस युक्ति का, जिस ऑपरेटर्स का, जिस डिवाइस का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसी को हम हाफ सेल भी कहते हैं। तो आधी सेल ये हो गई और आधी सेल और क्या बनेगी, ऐसी आधी सेल और भी बनेगी। जैसे इस आधी सेल में से, इस इलेक्ट्रोड में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसे ग्रहण करने वाला भी कोई चाहिए, तो जो ग्रहण करने वाली सेल होगी वो भी हमारी व्यवस्था आधी होगी। तो इस तरह आधा ये हुआ और आधा ये हुआ। तो हमने आपको अभी क्या बताने का प्रयास किया है, हमने आपको इलेक्ट्रोड बताने का प्रयास। इलेक्ट्रोड है क्या, क्या समझेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनिक यौगिक के विलयन में डुबोया जाता है तो इससे जो युक्ति या जो डिवाइस बनती है उसी का नाम क्या है, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसी को आधा सेल भी या अर्ध सेल भी कहा जाता है। ये देखिए, जिंक की छड़ है और जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोई गई है, या कापर की छड़ है तो कापर भी विलयन में डुबोई जाएगी। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोड हुआ। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं, एक को हम कैथोड कहेंगे। आगे चल के सब देखा जाएगा कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, कहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, कहाँ पे अपचयन होता है। अब ये आधा सेल हुआ, पूरा सेल कैसे बनाया जाता है, साल्ट ब्रिज क्या होता है, इस पर रिएक्शन कैसे कैसे होती हैं, ये सब हम लोग को देखना है। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजेदार है। मन लगा के अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ इस टॉपिक को बिल्कुल आपके अंदर में, आपके दिमाग में बैठा दूंगा, जिससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे हमको अच्छे खास क्वेश्चन अपने बोर्ड मिलते हैं, कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपके काम आएगा। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, उसको देखा जाएगा, उसका पोटेंशियल देखा जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हमने आपको इंटर 11th क्लास में पढ़ाया, तो सारे बात यहाँ पर फिर दोबारा हम रिवाइज करके आपको फ्रेश कर देंगे। और ये टॉपिक पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इससे फायदा हमको होने वाला है, अच्छा सा क्वेश्चन मिलने वाला है।
जनरल नॉलेज हमारा बढ़ने वाला है। हम बैटरी के बारे में जानने वाले हैं, चाहे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे हमारे घरों में लगने बैटरी हो, चाहे गाड़ी की बैटरी हो, कहीं पर चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्जिंग कैसे होती है, धातुओं पर चमकदार पर कैसे चढ़ाई जाती है, जंग क्यों लगती है, मूर्छा क्यों लगता है, धातुओं का क्षरण कैसे होता है, ये सारी बातें डिटेल में आपको बहुत यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज बस मैं यहीं पे आपका वीडियो रोक रहा हूँ। अगले क्लास में इसके आगे की सारी बातें आपको हम सुनाएंगे। तब तक आप ढंग से दोहराइएगा और 11th वाले अगर बुक आपके पास हो तो एक बार जरा सा उसको जरूर देखिएगा। रिडॉक्स सेक्शन में इसका सामान्य ज्ञान आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर मैं फिर से सारी बातें पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप भी मेहनत करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।